हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं, उसकी क्या महत्वता है और उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे ही जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके लिए एक भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम पास किया गया जिसको वो कहते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। तो हम आज इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में जब बात करते हैं तो अगर हम इसकी पुरानी हिस्ट्री या पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये कहानी शुरू होती है 5 जून 1992 में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एक प्रोग्राम हुआ जिसमें डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन हुआ और एक शहर है ब्राजील में जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो। वहाँ पे एक रियो अर्थ समिट हुई। वहाँ से दो मुद्दे उभर के आए। पहला मुद्दा था क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में आप अवश्य जानते होंगे। और जो दूसरा मुद्दा उभर के आया उसको कहते हैं हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, which entered into force on 29 दिसंबर 1993। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं हर साल 22 मई को। तो ये बेसिकली जब सीबीडी, और हम यूं कह सकते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का जब उद्गम हुआ तो बेसिकली पहले ये डिसाइड किया गया कि हमें हर साल 29 दिसंबर को जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, जो जिन देशों ने सीबीडी में भाग लिया, कि 29 दिसंबर को हर साल एक जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और उसको 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। पर उसमें क्या हुआ, जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो दिसंबर के महीने में विश्व के अधिकांश देशों में उस टाइम बर्फबारी हुई होती हो। तो ये निर्णय लिया गया है कि ये समय इसके लिए उचित नहीं है। फिर उसके बाद डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रही। फिर अंत में ये निर्णय लिया गया कि हर साल 22 मई को एक दिवस मनाया जाएगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जो जो कंट्रीज इस सीबीडी की सिग्नेटरी हैं वो मनाएंगे। तो आपको ज्ञात होगा या आपने इस साल भी मनाया होगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी बोलते हैं। इस साल का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, तो इसके मुख्य 3 केंद्र बिंदु थे या ऑब्जेक्टिव्स। पहला था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मीन जो भी हमारे जैविक संपदा है उसको बचाना। दूसरा जो इसका बिंदु था वो था सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मीन जो भी जैविक संपदा है उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज द fair and equitable sharing of the benefit arising from the utilization of various genetic resources। और इस अधिनियम की सबसे जो खासियत थी, द कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, मीन्स जो भी कंट्रीज या देश इस कन्वेंशन में भाग ले रहे थे उनके लिए यह एक लीगल बाइंडिंग थी। अगर हम जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये 5 फरवरी 2003 को एग्जिस्टेंस में आया। और इसके जैसा हमने पहले भी बात की, इसके मुख्य 3 बिंदु थे: कंजर्वेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग
आउट ऑफ द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। और जो बेसिकली जैव विविधता अधिनियम था, ये बेसिकली एक कॉमन मैन के लिए था। इसमें जो था बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेशन, जो अंधाधुंध वृक्षों के कटान होता है, या हम यूं कह लें कि जो मेडिसिनली औषधीय पौधे होते हैं उनकी अंधाधुंध दोहन होता था, तो उसकी जो मोनोपोलराइजेशन था, तो बेसिकली उसके रोकथाम के लिए या एक उपयोगी या महत्वपूर्ण अधिनियम है। आप जैसा कि मैंने बताया कि इस अधिनियम के बेसिकली जो मुख्य 3 बिंदु थे, तो इसीलिए 3 बिंदु थे भी हैं और हैं भी, इसी पे ये बेसिकली कार्य करता है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इट्स। अब इस अधिनियम को पारित करने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे पास वेरियस एक्ट्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वैसा ही एक सेम एक्ट है जिसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और जैसे और एक्ट होते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही 12 चैप्टर्स हैं। जैसे पहले चैप्टर में प्रीलिमिनरी जैसे प्रीएम्बल्स होता है, सेम इसमें भी ऐसा ही है। दूसरा जो इसका चैप्टर रेगुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताता है। तीसरा जो इसका चैप्टर है वो बेसिकली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो कि चेन्नई है उसके बारे में बताता है। फोर्थ जो चैप्टर है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द एनबीए बताता है। ऐसा ही जो फिफ्थ एक्ट है अप्रूवल बाय द एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो क्या क्या अप्रूवल दे सकती है स्टेट्स में, उसके बारे में बताता है। जो सिक्स चैप्टर है वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो राज्य जैव विविधता बोर्ड्स हैं, उनकी पावर्स के बारे में बताता है। ऐसे ही जो सेवन चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड जितनी भी एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की जो पावर्स हैं या स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की पावर हैं, तो ये बेसिकली उसके बारे में विस्तार से बताता है। तो ऐसे ही सेवन एट्थ चैप्टर है फाइनेंसिस अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में बताता है। ऐसे ही जो नाइन्थ इसका चैप्टर है वो ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बारे में बताता है। जो टेंथ चैप्टर है वो राज्य जैव विविधता या जो कमेटियां हैं समितियां हैं तो उनके बारे में बताता है। ऐसे ही जो 11 चैप्टर है लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड के बारे में बताता है। और जो 12th चैप्टर हो वेरियस सेक्शंस ऑफ द एक्ट के बारे में बताता है। इनके बारे में हम आगे आगे इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो एक्ट है जिसको हम जैव विविधता अधिनियम 2002 बोलते हैं, ये बेसिकली 3 टायर सिस्टम है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 एक बॉडी है जिसको बोलते हैं हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्टैच्यूटरी बॉडी है। अंडर सेक्शन 18 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वो चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा ये तो हो गई जब हम ऑल ओवर इंडिया या कंट्री की बात करते हैं। उसके अलावा प्रत्येक स्टेट में एक बोर्ड बना हुआ है जो कि अंडर सेक्शन 23 के अंतर्गत बना हुआ है। वो बात करता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में। ऐसे ही ये हो गया स्टेट लेवल पे या जो राज्य लेवल पे जो काम करता है। उसके अलावा जो लोकल बॉडी लेवल पे काम करता है उसके लिए एक कमेटी या समिति बनी होती है जो कि अंडर सेक्शन 41 के अंतर्गत बनी हुई होती है, जिसको हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी या जैव विविधता प्रबंधन समिति, जो बेसिकली पंचायत ब्लॉक या लोकल लेवल पे काम करती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया नेशनल लेवल पे क्या अथॉरिटी होती है जिसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बोलते हैं, वो चेन्नई में है। स्टेट लेवल पे प्रत्येक स्टेट में एक बोर्ड बना होता है जिसको बोलते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और लोकल लेवल जैसे पंचायत है या विलेज लेवल पे एक कमेटी बनी हुई होती है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी या जैव विविधता प्रबंधन
समिति। तो इस एक्ट या अधिनियम में कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ ऐसे एब्रीविएशंस हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जैसे फर्स्ट वन इज बीएमसी। बीएमसी मीन्स बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। नेक्स्ट इज एलबीएफ मीन्स लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। नेक्स्ट इज पीबीआर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। नेक्स्ट इज एबीएस एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। एंड नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स मीन्स BHS and the last one is TS means threatened species। ये जो टर्मिनोलॉजी है इस एक्ट के अंतर्गत तो बेसिकली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हम बात करें अगर किसी भी लेवल पे अगर मान लो कि जैव विविधता प्रबंधन समिति नहीं बनी होगी तो उसमें लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड नहीं आएगा। लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड कब आएगा? जब वहाँ पे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना हुआ हो, जो इसको हम कि ये बोल सकते हैं विच इज द आइडेंटिटी कार्ड और बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द पर्टिकुलर बीएमसी। अगर पीबीआर नहीं बना होगा तो वहाँ पे एबीएस नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इनके बारे में हम आगे आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमसी जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता प्रबंधन समिति। जो जैव विविधता प्रबंधन समिति होती है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अंडर सेक्शन 41 के अंतर्गत बनी हुई होती है। इसी एक्ट अधिनियम जैसा मैंने बताया कि ये 2002 में आया। इसके अंतर्गत इसी अधिनियम के रूल आए जिनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी रूल्स, वो 2004 में आए। तो according to biodiversity rules 2004 rule 22 states that every local body shall constitute a committee which is called as biodiversity management committee within its area of jurisdiction। means कोई भी लोकल बॉडी स्थानीय निकाय पे एक कमेटी बना सकता है जिसको जैव विविधता प्रबंधन समिति कहते हैं। और जो ये जैव विविधता प्रबंधन समिति है ये डिफरेंट लेवल्स पे कंस्टिट्यूट की जा सकती है, जैसे कि जिला परिषद लेवल, ब्लॉक समिति लेवल, ग्राम पंचायत लेवल, नोटिफाइड एरिया कमेटी, म्युनिसिपैलिटी लेवल एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल। और जो ये कमेटी या समिति होती है ये बेसिकली 7 सदस्यीय एक कमेटी होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो सकता है। इसमें 2 महिला सदस्य होती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो सकती हैं। और एक उसमें सदस्य होता है चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का हो चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और उसमें 2 सदस्य किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और इसमें एक सचिव होता है। तो बेसिकली जो ये सचिव है वो पंचायत, ब्लॉक या तालुका लेवल का जो सेक्रेटरी होता है तो वो इसका सदस्य हो सकता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जैव विविधता प्रबंधन समिति में 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 महिलाएं होती हैं, एक अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का सदस्य होता है, 2 सदस्य किसी भी वर्ग के हो सकते हैं और एक सचिव होता है जो उस पंचायत का पर्टिकुलर सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा अगर यह कमेटी चाहे तो वहां पे एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप बना सकती है विच आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। और जो ये एक कमेटी जब बन जाती है तो इसका जो ऑफिस या जो प्रोमिसेस होती हैं टू बी प्रोवाइडेड बाय द लोकल बॉडी, मींस इसका जो ऑफिस होता है ये फंक्शन करते हैं जहां पे पंचायत का ऑफिस होता है। और इस समिति का कार्यकाल बेसिकली 5 साल का होता है एंड इट इज को टर्मिनस विद द टर्नओवर ऑफ द लोकल बॉडी। मींस जब भी कोई कमेटी चुनी जाती है, जब वहां पे उस लोकल बॉडी के दोबारा इलेक्शन होते हैं तो ये कमेटी डिजॉल्व हो जाती है और जो नेक्स्ट कमेटी आती है तो वहां से इन सदस्यों का दोबारा चयन किया जाता है। और जब तक
नई कमेटी नहीं आती तो द एग्जिस्टिंग कमेटी बीएमसी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट until a new committee is constituted. And the mandate of the BMCs are the same as conservation of bioresources of that particular panchayat or area in which the committee constituted, sustainability utilization of their resources in their particular area, and equitable sharing of the benefit arising from various biological resources in their areas. Besides this, the function and duty of the BMCs are to prepare people's biodiversity registers, permit access to biological resources within their jurisdiction area, and stopping illegal and irregular harvesting of the biological resources, implementation of management plan within their jurisdiction area, maintenance of germplasm and seed centers in their particular areas, and awareing people about the biodiversity conservations. इसके अलावा under section 37 there is a provision of biodiversity heritage sites मीन जो उस कमेटी या समिति के अंतर्गत कोई वहां पे धरोहर है मीन्स वहां पे सैकड़ वंश हैं झील है या कोई पुरानी ऐसी चीज है तो वह कमेटी विदाउट prejudice to any other law from the time being in force, the state government may from to time, in consultation with the local bodies, notified official guest areas of buried biodiversity heritage site in this act. Means अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी धरोहर है जिसको कि हम पुरातत्व या जैव विविधता धरोहर के नाम से घोषित कर सकते हैं तो राज्य सरकार समय समय पर उसको घोषित कर सकती है। अगर हम हिमाचल के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे बेसिकली देववन, देवता के मंदिर, झीलें, वेटलैंड कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा अंडर सेक्शन 38 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 स्टेट्स दैट अगर राज्य सरकार चाहे तो ऐसे पेड़ पौधे, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली औषधीय पौधे होते हैं जो कि विलुप्त या विलुप्त होने का कगार पे हैं तो इनको एज ए थ्रेटन्ड स्पीसीज घोषित कर सकती है। वर्तमान में अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 स्पीसीज जिसमें से 3 स्पीसीज एक्नाइट की हैं, साथ में टेक्सस बालिचियाना है, डेक्टालोराइजा हेटेचिरिया है, नार्डोस्टाइकस जैटामांसी है, जस्मीनम इरेमोस्टाइकस है जिनको एज ए थ्रेटन्ड स्पीसीज घोषित किया हुआ है। इसके अलावा जो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था जो है बेसिकली वो है एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशंस जो कि 2014 में आए। इसके अंतर्गत जैव विविधता अधिनियम 2002 ये कहता है कि मान लो कोई भी ट्रेडर है अगर वो कहीं से औषधीय पौधे चाहे उसकी जड़ें हैं या स्टेम है या तना है अगर उसको किसी भी प्राइस में खरीदता है तो उसका 1 to 3% उस पर्टिकुलर कमेटी को देना होगा। अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चर है तो उसको 3 to 5% ऑफ द परचेज प्राइस उस पर्टिकुलर कमेटी, राज्य या नेशनल बायोडाइवर्सिटी को उसके परचेज प्राइस का 3 to 5% देना होता है। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं क्योंकि हम हिमाचल में रहते हैं, यह एक विडंबना भी है कि ऐसा पता लगाना कि कौन ट्रेडर है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन इस पौधे को कलेक्ट करता है और कहाँ बेचता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके लिए या इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है।
इसी में दूसरा प्रावधान है, अगर मान लो कोई कंपनी स्टेट लेवल की है, नेशनल लेवल की है या एनआरआई है, तो इसके लिए इस एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत एक प्रावधान है। मान लो अगर कोई कंपनी जिसका 1 करोड़ के करीब टर्नओवर है, तो उस कंपनी को 0.1% चाहे राज्य जैव विविधता बोर्ड या फिर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को देना होगा। अगर ऐसे ही कोई कंपनी 1 to 3 करोड़ जिसका टर्नओवर है, उसको 0.2% ऑफ एनुअल ग्रॉस एक्स फैक्ट्री सेल्स मीन्स माइनस गवर्नमेंट टैक्स काट के उसको देना होगा। अगर कोई कंपनी 3 करोड़ से ऊपर है तो उसको 0.5% ऑफ द एनुअल ग्रॉस एक्स फैक्ट्री सेल्स माइनस गवर्नमेंट टैक्सेस काट के या तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी या स्टेट बायोडायवर्सिटी को देना, बोर्ड को देना होता है। इसके लिए वेरियस प्रोफार्मा होते हैं। अगर मान लो आप भी कोई कंपनी है तो आप नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जो एनबीए चेन्नई में है उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या डिफरेंट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स बने हुए हैं जहाँ से भी आप मटेरियल ले रहे हैं, लेते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अलग से एबीएस प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें, ये हाई इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, वहाँ से अपफ्रंट पेमेंट टू द स्टेक होल्डर्स, कलेक्शन ऑफ फीस बाय द बीएमसी। इस एक्ट के अंतर्गत जो डिफरेंट जैव विविधता मैनेजमेंट या प्रबंधन समिति है, वो वहाँ पे फीस लिवाई कर सकती है। मीन्स अगर उनको लगता है यहाँ पे कोई हेरिटेज साइट है, टूरिस्ट स्थल है, यहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, तो जैव विविधता प्रबंधन समिति अपना पर्टिकुलर एक मिनिमल फीस वहाँ पे लगा सकती है। और इस एक्ट में यह प्रावधान है, जो भी जैसा हमने बताया कि वो सेल प्राइस पे एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग कर सकती है या परचेज प्राइस पे कर सकती है। जितनी भी शेयरिंग होगी उसका 5% या तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई रखेगी या स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड रखेगा। उसके अलावा जो 95% शेयरिंग होगी वो उस पर्टिकुलर पंचायत के लिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम में लगाया जाएगा। इसके अलावा इसी अधिनियम में एक टर्म है एनटीसी, जिसको बोलते हैं या कहते हैं नॉर्मली ट्रेडेड एज कमोडिटीज। मीन जैसे गेहूं है, चावल है, जो एक आम आदमी रोजाना अपने एज ए खाद्य पदार्थ यूज करता है, तो उनको इस एक्ट से बाहर रखा हुआ है। इनकी जो जानकारी है वो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई की वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप वहां से इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के सेक्शन 58 के अंतर्गत ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। मीन जो भी इस एक्ट के या अधिनियम के अंतर्गत जितने भी ऑफेंसेस हैं कॉग्निजेबल है, मीन्स इसमें नॉन वारंटेबल लेवल है, इसमें ना वारंट होता ना बेल होती। और इसके अलावा अंडर सेक्शन 59 के अंतर्गत द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डिटरगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। मीन जो इसके जितने भी सेक्शन हैं या अधिनियम, ये इन एडिशन टू अदर एक्ट, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जहां पे और अधिनियम की कोई भी धारा फिट नहीं बैठती, तो यहाँ पे इसके सेक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। और अंडर सेक्शन 60 द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शन टू द any state government for the execution of the provision of this act or rules regulation for order। और इस एक्ट में जो सजा का प्रावधान है फ्रॉम 1 month to 1 year है, और पर डे 5 to 8 लाख रुपए भी
फाइन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो हम यूं कह सकते हैं इस एक्ट की बेसिकली जो 5 कोर स्ट्रेंथ है, बेसिकली सोवेरियन राइट्स है विच was implemented to check the biopiracy of various biological resources। और इस एक्ट में एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बेसिकली सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी है जैसे मैंने पहले बताया जिसको बोलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे है स्टेट बायोडाइवर्सिटी लेवल, और लोकल लेवल पे जो लोगों द्वारा लोगों के लिए एजेंसी है उसको बोलते हैं जैव विविधता प्रबंधन समिति, जो बेसिकली बायो रिसोर्सेज के दोहन का कंट्रोल करेगी। और बेसिकली इसमें इन्वेंटराइजेशन ऑफ वेरियस बायो रिसोर्सेज है जिसको बोलते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स। मीन्स वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया या पंचायत या ब्लॉक या तालुका की पूरी इन्वेंटराइजेशन है which is the basic document of that particular area, and it provides up to 95% of economic benefits to that particular area. And under this act, as I already said, the offenses under this act are cognizable and non-bailable। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत जो पेनल्टी है वो काफ़ी भारी है, डिफरेंशिएशन एंड उसमें काफ़ी मैग्निफिकेशन है। तो हम इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यह बेसिकली जो अधिनियम है बेसिकली लोगों द्वारा लोगों के लिए वेरियस जो जैविक हमारी संपदा है उसको संरक्षण और सतत उपयोग और समान बंटवारा या विभाजन या लाभ के लिए अति महत्वपूर्ण है।